हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज आपका फिर से स्वागत हमारे इस प्यारे से चैनल पर। देखिए, आज आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी अच्छी अपडेट और बहुत ही अच्छी बहाली बोलिए या फिर नौकरी बोलिए या फिर जॉब बोलिए, उससे रिलेटेड बात करने के लिए आ गए। इसके बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा, आजकल थोड़ा चर्चा में अभी चल रहा है, तो इसीलिए आपने इससे पहले भी हो सकता है किसी और का वीडियो देखा होगा, लेकिन एक बार प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको हम पूरा ए टू जेड अच्छे तरीके से समझा देंगे कि कैसे ये कौन बहाली है, कैसे आएगा, कौन भर सकता है, कौन भरे कौन नहीं भरे, कौन अपना पैसा इसमें बर्बाद करें या फिर नहीं बर्बाद करें, या फिर इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, कौन कौन एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, सभी चीज़ आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। मैंने इन पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया है, उनके बाद ये वीडियो बहुत ही लेट आप लोगों के लिए लाया है। तो इसलिए प्लीज़ आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ लाइक वीडियो को ज़रूर करें। अगर आपको अच्छी लगे तब लाइक करें, नहीं तो नहीं लग करें। इसलिए आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखिए, ये एक बहाली है जिसका नाम है सहायक उर्दू अनुवादक, असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और उर्दू में बोलते हैं इसको माउन उर्दू मुतरजिम। समझे? तो इस ये जो है, और ये बहाली जो है मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा निकाला गया, बिहार सरकार के द्वारा। और दूसरी चीज इसमें जो है, इसमें आपको इसकी जो है स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। तो आपको यहाँ पर टेंशन ये नहीं लेना है कि स्वीकृति प्राप्त हुआ है या फिर नहीं। तो ये जो है, इसकी स्वीकृति जो है आपको बिहार सरकार के द्वारा, जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ है अपर मुख्य सचिव, उनके द्वारा स्वीकृति भी प्राप्त कर दी गई है। अब चलिए इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, प्रेषक कथा डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है अपर मुख्य सचिव महालेखार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय के अंतर्गत बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के अधीन मूल कोटि के पद सहायक उर्दू अनुवादक के बिहार राज्य के विभिन्न कार्यालयों तथा समाहरणालयों, अनुमंडलों, कार्यालयों, प्रखंड कार्यालयों, 1600 पूर्व से सृजित 1653 पद को प्रत्यार्पित करते हुए राज्य के विभिन्न विभागों कार्यालयों में सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 3306 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में आदेश स्वीकृत। यहाँ पर ये क्या स्वीकृत। अब देखिए, समझिए ये क्या लिखा है। यानी कि इसका कहना है कि जैसे देखिए, उर्दू निदेशालय यानी बिहार राज्य उर्दू अनुवादक के अनुसार ये भर्ती निकलती है। उसके बाद ये भर्ती में जो होता क्या है कि जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्ट्रेट होता है जिसे हम समाहरणालय बोलते हैं, ब्लॉक होता है जिसको हम प्रखंड बोलते हैं, उसके बाद पंचायत होता है, इन सभी चीज़ों में अंचल अधिकारी में होता क्या कि उर्दू ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर आप किसी भी विभाग में जाएंगे तो वहाँ पर आपको उर्दू, जैसे कोई भी चीज़ उर्दू में लिखा हुआ तो उनकी ज़रूरत होती है। तो उन सभी को पूरा करने के लिए उर्दू, इसका नाम ही है उर्दू ट्रांसलेटर। यानी कि इसमें आपको काम क्या करना होगा कि जैसे लिखा रहेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, तो इसको आपको उर्दू में लिखना होगा। तो उर्दू में क्या बोलते हैं? वजीर आला बोलते हैं, वजीर आजम बोलते हैं, वजीर बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको इस तरीके से उसमें ऑफिस में जो है करना रहता है। तो इसका ज़रूरत आपको समाहरणालय में भी पड़ता है, कलेक्ट्रेट में भी पड़ता है, ब्लॉक में भी पड़ता है, हर जगह पड़ता है। इसलिए इस बहाली को निकाला जाता है। ठीक, और ये बहाली जो है पहले निकाला गया था 2019 में, 1653 पद पर पहले बहाली निकला था। ठीक, उसके बाद इसको जो है उसी बहाली को इस बार 2025 में बढ़ा दिया गया है, और बढ़ा करके कितना पहुंचा दिया है? 3306 पद पर यह बहाली निकलने जा रहा है। ठीक, तो इसमें जो है पहले से कुछ पदों पे बहाली जो है कंप्लीट है, यानी कि कुछ इतना पद है जिसपे कि पहले से जो है लोगों को नौकरी यानी कि बहाली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो है जो पद बाकी है, इनमें थोड़ा ज़्यादा पद है, तो इसलिए इस पर जो है निकाला गया। अब दूसरा चीज ये कहता है कि देखिए, राज्य के द्वितीय राजभाषा उर्दू के समुचित कार्य विकास एवं प्रचार प्रसार कार्य को निष्पादन हेतु गठित उर्दू निदेशालय को सशक्त बनाने से बिहार राज्य उर्दू 2016 का दिन मूल कोटि के पद सहायक उर्दू अनुवादक वेतन स्तर 5 के राज्य के विभिन्न कार्यालयों में अब तक 1653 पद सृजित किए गए हैं। 1653 पद पर पहले से कंप्लीट है। उसके बाद जिसका विवरणी निम्नांकित है। देखिए, 1653 पद जिसमें कि समाहरणालय में जी कलेक्ट्रेट में जो है 65 पद पर बहाली होना है,
अनुमंडल कार्यालय में 130 पद पे, प्रखंड कार्यालय यानी कि ब्लॉक में 1067 पद पे होगा, अंचल कार्यालय में आपको 391, तो टोटल 1653 पद पर सृजित है। ठीक, उसके बाद इसके अलावा भी जो है, इसके अलावा टोटल मिलाकर के 3306 पद पर बहाली निकलना है। तो इनमें देखिए क्या करा है, बिहार राज्य के विभिन्न कार्यालयों में सहायक उर्दू अनुवादक के सृजित 1653 पदों को प्रशासनिक कारणों से प्रत्यर्पित करने तथा उनके विरुद्ध कार्यरत बलों को इसमें समाहित कर बिहार राज्य के विभिन्न आयोगों कार्यालयों में संलग्न सूची के अनुसार 3306 पदों का सृजन की स्वीकृति राज्य मंत्री परिषद की दिनांक 8/4/25 को आयोजित बैठक के मत संख्या 23 द्वारा की गई, यानी कि 8/4 को इसको स्वीकृति मिल चुकी है। अब देखिए, अब इसका यह है कि सहायक उर्दू 3306 पदों के प्रशासनिक पदवर्ग समिति बैठक की स्वीकृति प्राप्त है, यानी कि इसका स्वीकृति प्राप्त है। पूर्व से सृजित 1653 पदों के विरुद्ध राज्य के विभिन्न कार्यालय में मंत्री परिषद 3306 जिससे इनकी सवाल लगातार उस पद पर बनी रहे। अब चलिए, अब इसके बारे में देखिए कि आपको कहाँ कहाँ पर इस पद को, ये जो है इतना रुपया में निकला है, तो इसको आपको ध्यान में नहीं देना है। अब देखिए इसके बारे में अब आगे चलिए बताते हैं आपको किसमें कितना पद का बहाली निकला। देखिए सहायक उर्दू अनुवादक के सृजित पदों की विवरणी कार्यालयों का नाम। देखिए राज्यपाल सचिवालय में जो बहाली निकलेगा उसमें 2 होगा। राज्यपाल सचिवालय आप कुछ समझ रहे हैं कि आपका कहाँ पे राज्यपाल सचिवालय में आपका नौकरी हो सकता है, उसमें 2 पद निकला, तो उसमें 2 व्यक्ति का चयन होगा। मुख्यमंत्री सचिवालय में भी जो है आपको 5 पद पर बहाली निकलना है। उसके बाद देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय में आपको किधर ये मंत्री, अच्छा चलिए लिखा चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए हट गया। देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में जो है आपका 12 पद पर बहाली निकलेगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसमें आपका जो बहाली निकलेगा उसमें आपको 8 पद पर बहाली निकलेगा। देखिए 8 पदों पर बहाली जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में निकलेगा। उसके बाद शिक्षा विभाग में 4 पदों पर बहाली निकलेगा, ये सब पटना में नौकरी लगेगा। गृह विभाग में आपको 4 पदों पर बहाली निकलेगा। उसके बाद जो आपको स्वास्थ्य विभाग में, यानी कि स्वास्थ्य विभाग में भी जरूरत होती है, तो स्वास्थ्य विभाग में आपको 3 पद पे, सामान्य प्रशासन विभाग में 4 पदों पे, वन एवं पर्यावरण विभाग में 3 पदों पे निकलेगा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 3 पदों पे निकलेगा। उसके बाद देखिए शेष 36 और विभाग है, तो एक विभाग में 2 निकलेगा, तो यानी कि 72 पदों पर बहाली जो है आपको और विभाग में निकलेगा। उसके बाद देखिए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग पटना में 1 पद पर निकलेगा। उसके बाद बिहार राज्य सूचना आयोग पटना में 1 पद पर, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना में 1 पद पर, लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी वाला जो वो ऑफिस होता है उसमें भी 1 पद पर निकलेगा बहाली। उसके बाद देखिए किसमें निकल रहा है, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, इसमें भी निकलेगा। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसमें भी निकलेगा। उसके बाद जो है आपको बिहार राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आयोग पटना में निकलेगा। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग पटना में भी 1 पद पर निकलेगा। विश्वविद्यालय सेवा में निकलेगा 1 पद पे। विद्युत विनिमायक आयोग में पटना में 1 पद पर निकलेगा। तकनीकी सेवा में 1 पद पर। उसके बाद देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जिसके द्वारा मैट्रिक इंटर का एग्जाम लिया जाता है उसमें आपको 2 पद पर बहाली निकलना। उसके बाद बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड जिसके द्वारा मौलवी या फौकानिया जो क्लियर कराया जाता है उस पे जो आपको 6 पदों पर बहाली निकलने जा रहा है। कितना पदों पर? 6 पदों पर, यानी कि मदरसा बोर्ड के ऑफिस में आपका जॉब लग सकता है। कितना पदों पर? 6 पदों पर। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर अगला है बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड में आपका 6 पदों पर बहाली निकलने जा रहा है। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड में आपका 6 पदों पर बहाली निकलने जा रहा है। हज समिति में 6 पदों पर। उसके बाद सभी आयुक्त कार्यालय 9 आयुक्त कार्यालय जिसमें 1-1 पद पर निकलेगा, तो वो 9 आयुक्त पद। उसके बाद देखिए पुलिस महानिदेशक का कार्यालय में 4 पदों पर बहाली निकलने जा रहा है आपको। उसके बाद देखिए आपको जो है फिर आगे उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया था ना कि आपको सभी समाहरणालय यानी कलेक्ट्रेट में निकलेगा, तो सभी समाहरणालय यानी कि 38 जिला है, 38 समाहरणालय, तो 38 एक समाहरणालय में 5 पद पर निकलेगा। एक समाहरणालय में 5 पद रहेगा, तो 38 गुना 5 यानी 190 पद। सभी समाहरणालय क्षेत्रीय कार्यालय हेतु उसके उसमें जो आपको 38 जिला है जिसमें 8-8 रहेगा, तो 304 और निकलेगा। उसके बाद समाहरणालय उर्दू भाषी में भी 240, जहां पर बहुल क्षेत्र देखिए आप देखिए समाहरणालय सूची संलग्न उर्दू भाषी बहुल क्षेत्रों में अवस्थित थानों में प्रतिनियुक्ति हेतु उक्त पदों का स्थापना संबंधी जिला पदाधिकारी का अधीन होगा। यानी कि जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहता है तो उनमें थाना में भी बहाली निकलेगा, तो थाना में निकलेगा कितना? 240 पदों पर। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में 1-1 निकलेगा, तो 38, यानी कि डीओ ऑफिस जो होता है। सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी में 38 है, तो 1-1 निकलेगा 38। उसके बाद जहां पर यही जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी में जो फोकानिया मौलवी का स्कॉलर
लीडरशिप फॉर्म होता है, इसी में भरा जाता है। तो यहाँ से अब ध्यान दीजिए, सभी अनुमंडल यानी अनुमंडल में एक अनुमंडल में 2 निकलेगा तो 101 दूना 202 पद पर निकलेगा। सभी भूमि सुधार जमीन वाला विभाग जो होता है उसमें भी 1-1 निकलेगा। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 2-2 निकलेगा तो 80 पद हो गया। सभी अनुमंडल पुलिस कार्यालय में भी निकलेगा, सभी प्रखंड कार्यालय में भी निकलेगा 1068 में। सभी अंचल कार्यालय, उर्दू निदेशालय, मंत्री सचिवालय विभाग 15। तो ये टोटल मिला करके जो आपका बहाली निकलेगा वो आपको कितना पे निकलेगा, 3306 पद। देखिए यहाँ पर कितना है, 3306 पदों पर आपका बहाली निकलना। ठीक, अब देखिए 3306 पदों पर आपका बहाली निकलेगा। उसके अलावा भी एक जगह और देखिए, अब थाना में जो बताया गया था कि सहायक उर्दू अनुवादक के थानों के लिए सृजित जिलावार सूची, यानी कि थाना जो जो जिला में ज्यादातर मुस्लिम की जनसंख्या उसमें निकलेगा। तो वो देखिए किशनगंज में आपको 18 पद पर बहाल निकल रहा है। किशनगंज वाले जितने स्टूडेंट हो गए तो किशनगंज में आप लोगों को जो है वो 18 पदों पर 18 थाना में बहाली निकलेगा। कटिहार में 18, अररिया में 18, पूर्णिया में 18, दरभंगा में 15, पश्चिमी चंपारण बेतिया में 15, पूर्वी चंपारण मोतिहारी में 15, मधुबनी में 15, सीतामढ़ी में 12 पदों पर निकल रहा थाना में, सिवान में 10, भागलपुर में 10, गया में 10, इसी तरीके से सुपौल, गोपालगंज, बेगूसराय, सारण, रोहतास, ये देख ले। तो टोटल थाना में जो आपका निकलेगा वो 240 पदों पर। ये हो गया। अब चलिए, ये हो गया। अब बताते हैं कि इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसका किस तरीके से एग्जाम होगा और कौन कौन इसमें पास हो सकता है, वो चीज के बारे में आपको बताते हैं। देखिए अभी जो है 2025 में जो ये बहाली आपको क्या बोले कि ये बहाली जो आपको 2019 में भी निकला था, तो 2019 में जो निकला था तो उसी बेसिस पर ये बहाली 2025 में भी निकलने जा रहा है। ठीक, तो 2025 का जो है अभी ऑफिशियल नोटिस, केवल इसमें इसको स्वीकृति मिला है, अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इसका किस तरीके से एग्जाम होगा, एग्जाम का क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से इसका पीटी मेंस एग्जाम होगा, या फिर किसको किसको लिया जाएगा और इसमें 12th बेसिस पर लिया जाएगा या फिर ग्रेजुएशन बेसिस पर। तो इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि काम जितना फास्ट हो जा रहा है तो 1 महीना के अंदर आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है। तो इसलिए जो है अब आपको बताया जा रहा है कि सिलेबस के बारे में बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियो अपलोड हो गए कि सिलेबस आ गया, तो वो सिलेबस नहीं आया, अभी ऑफिशियल सिलेबस जो वो नहीं है। अब आपको हम समझाते हैं कि आपका सिलेबस किस तरीके से आपको क्या समझना है। आप देखिए 2019 में जो बहाली आया था उसका जो सिलेबस आया था, उसका जो एग्जाम पैटर्न आया था, उसमें जो जिस पद पर मतलब किस तरीके से सिलेक्शन हुआ था उसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो जहां तक लग रहा है कि उसी बेसिस पर इस बार भी लिया जाएगा। तो उस बार देखिए इस तक किस तरीके से था, उस बार का जो ये बहाली का नोटिफिकेशन था वो देखिए, इसमें जो आपको अनुरक्षित जाति और 181 यानी कि इसको जो है इसमें आरक्षण दिया गया था 35% अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, इस तरीके से। अब देखिए इसमें यानी 2019 में जो आपका बहाली निकला था उसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो था वो यानी कि आप कौन कौन इसको फॉर्म भर सकता है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो इंटर पास है विश्वविद्यालय से उर्दू विषयों में कम से कम 100 अंकों के साथ इंटरमीडिएट हो या फिर उसका समकक्ष, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर आपका इंटर में 100 मार्क का उर्दू है तब आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप इंटर कर रहे हैं या फिर मौलवी किए, तो जो बच्चे मौलवी किए होंगे बिहार मदरसा बोर्ड से तो उसका 100 अंक का मौलवी में उर्दू रहता ही है, तो उसका जो है बहाली हो जाए। उसके बाद देखिए उम्र सीमा उस बार का क्या था, उम्र सीमा ये था कि 1/8/2019 के आधार पर निर्धारित की जाएगी, परंतु इसके नीचे में उम्र सीमा है। उम्र सीमा उस बार बताया गया था कि न्यूनतम आयु सीमा जो है वो कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है वो अनारक्षित वर्ग को 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिला को 40 वर्ष और पिछड़ा को 40 वर्ष और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला को 42 वर्ष अधिकतम। तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद एक जगह और आपको मेन चीज समझाते हैं, चयन का प्रक्रिया किस तरह, उस बार जो एग्जाम लिया गया था वो एग्जाम का पैटर्न देखिए क्या था। सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के अनुसार निम्न रूपेण किया जाएगा। उस बार क्या था कि 2 एग्जाम हुआ था, ठीक, 2 एग्जाम, एक पीटी बोलिए एक मेंस बोलिए। तो प्रथम एग्जाम जो होगा वो 3 घंटे का होगा, टोटल मार्क जो होगा वो 100 मार्क का एग्जाम होगा। उसमें आपको क्या होगा, उर्दू व्याकरण यानी कि कवायद से पूछा जाएगा, उर्दू में संक्षेपण यानी कि शॉर्ट नोट जो होता है वो लिखने के लिए दिया जाएगा, और निबंध यानी कि निबंध हुआ, नज्म हुआ, ये जो मजमून होता है वो, और
पत्र यानी कि आवेदन पत्र, जिसको उर्दू में बोलते हैं आपको एप्लीकेशन लेटर, तो वो आपको लिखना होगा। उसके बाद सेकेंड एग्जाम जो होगा उसका भी मार्क जो होगा 100 मार्क का होगा, और उसमें भी 3 घंटा दिया जाएगा। उसमें क्या दिया जाएगा कि उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट, हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेट, अंग्रेजी से उर्दू में ट्रांसलेट और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, ये करना होगा। तो इस तरीके का हो गया। उसके बाद प्रथम एवं द्वितीय पत्र की परीक्षा अलग अलग 2 पालियों में आयोजित होगी, 2 बार एग्जाम होगा, प्रत्येक पाली की अवधि 3 घंटे की होगी। उसके बाद जो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा, ठीक। उसके बाद देखिए आप जो है प्रारंभिक परीक्षा है, तो फर्स्ट परीक्षा जो आपका होगा उसमें से देखिए उर्दू व्याकरण में आपका सवाल जो होगा वाहिद जमा सवाल आएगा, तजकीरो तानीस से आएगा, अजदाद जिद अजदाद उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट और हिंदी से उर्दू में, उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली का निर्माण, हिंदी शब्दावली से उर्दू शब्दावली का निर्माण दिया जाएगा, और जनरल नॉलेज से आपका सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए लिखित परीक्षा का सिलेबस निम्न, यानी कि आपको जो लिख के द्वारा लिखने के लिए परीक्षा दिया जाएगा पीटी और मेंस, तो उसका जो होगा हिंदी उर्दू व्याकरण कवायद में सर्फो नहब होगा, वाहिद जमा होगा, तजकीरो तानीस होगा, अजदाद होगा, मुहावरा होगा और जरबुल मसल होगा। उर्दू में शॉर्ट नोट्स होगा, निबंध होगा, पत्र लेखन होगा। उसके बाद सेकंड एग्जाम जो होगा उसमें आपको उर्दू से हिंदी में अनुवाद करने के लिए दिया जाएगा, हिंदी से उर्दू में, और उसके बाद जो अंग्रेजी से उर्दू में और अंग्रेजी से हिंदी में, क्योंकि आपको जॉब जो लगेगा उसमें ट्रांसलेशन का ही काम करना होगा। अब देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स में आपको जो जनरल वर्ग है उसको कम से कम 40% मार्क आना चाहिए, पिछड़ा को 36% मार्क आना चाहिए। उसके बाद जो अति पिछड़ा वर्ग को 34% पर लिया जाएगा, और अनुसूचित जाति को 32 पे, और महिला सभी वर्ग यानी कि जनरल हो कोई भी हो, तो महिला को जो है 32% मार्क आना चाहिए। दिव्यांग को 32%, यानी दिव्यांग हो गया जिसका टांग हाथ लुल्ला वो सब होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको परीक्षा शुल्क यानी कि परीक्षा फॉर्म का उस बार जो रुपया लिया गया था 2019 में, वो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 750 रुपया, अनुसूचित जनजाति जाति सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए 200 रुपया, बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु 750 रुपया। अब यहाँ पर ये समझिए कि इस फॉर्म को केवल उस बार जो भराया गया था वो केवल बिहार के व्यक्ति नहीं, अगर कोई यूपी से है तो यूपी से भी भर सकते हैं, कोई डोमिसाइल नहीं लगेगा। तो आप जो है बिहार से बाहर से भी अगर कोई है तो वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जो दिव्यांगनों के लिए 200 रुपया, और सभी श्रेणी महिला सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए 200 रुपया लगेगा। जो बिहार से बाहर है उनको जो है 750 रुपया लगेगा, ठीक। उसके बाद जो है ऑनलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन रुपया आप इसको जमा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अब आपको एक चीज और दिखाना है, यहाँ पर एक चीज और था उसके बारे में आपको समझा देते हैं। ये एग्जाम से रिलेटेड है कि एग्जाम में आपको क्या क्या लेकर के जाना है, नहीं लेकर जाना है। एक मिनट, अब देखिए आपको एक चीज और हम बता दें यहीं पर कि कोई स्टूडेंट अगर जो होगा वो देखिए, अगर कोई इसमें लेडीज फॉर्म भरना चाह रही है तो लेडीज का जो है आपको इसमें पैन कार्ड बना के रखना, आधार कार्ड जो भी होगा वो तो होगा ही। अब लेडीज के लिए होता क्या वो आपको हम समझा देते हैं। वो जो अपना आवासीय बनाएगा, वो आवासीय जो बनेगा वो आवासीय आपको आपके मायके का बनना चाहिए। आप बहुत सारे जो फॉर्म भरने होंगे वो आवासीय जो बनाएंगे तो वो कहाँ के बना लेते हैं, वो जहाँ उसका ससुराल होता है वहाँ का। लेकिन नहीं, वो आपके ससुराल का आवासीय नहीं लगेगा, आपका जहाँ घर है, आपका जो पिताजी का घर है वहां का आवासीय आपको बनाना पड़ेगा। कहाँ का आवासीय? तो आप जो है अपने मायके का आवासीय बनाएंगे, ना कि ससुराल का। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप एक एनसीएल सर्टिफिकेट जो होता है, ये सभी सर्टिफिकेट आपको पहले से ही बनवा के रखना है। उसके बाद जो आधार कार्ड होता है, बैंक पासबुक, ये सब तो आपको लगेगा ही। तो ये सब आपको बताया, 2 चीज आपको समझाना था, जो मेन चीज समझा दिए। अब जो है इसका आपको दूसरा चीज ये होता है कि सर इसकी तैयारी हम कहाँ से करेंगे। तो इसकी तैयारी के लिए आपको हम बता दें कि हमारे इसी चैनल पर, या फिर L2 भैया मेन चैनल जो हमारा है, उस पे आपको इसका
अच्छे तरीके से तैयारी कराया जाएगा। इससे पहले हम जो है ऑफलाइन कराए थे, कम ज़्यादा नहीं बच्चा था, कम सम बच्चा था, उसको हम करवाए थे, जिसमें से हमारा जो ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ बच्चा 15 स्टूडेंट ऐसा था जिनको सहायक उर्दू अनुवादक में नौकरी मिल गया था। तो इस बार तो हमारे पास और ही अच्छा सुविधा है और ऑनलाइन की सुविधा है, तो इससे इस बार हमको ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाने का मौका भी मिलेगा और आप लोगों को हम अच्छे तरीके से अब पढ़ा के, उतना हमको पता है किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाना है, तो आपको पढ़ा करके हम अच्छे तरीके से जो हमारा स्टडी मटेरियल होता है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यूट्यूब पे क्लास होगी। तो जैसे ही सिलेबस आता है, सिलेबस आने के बाद आपका जो है क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो ये 2019 वाला था, उसके बाद आप 2025 का 1 महीना के अंदर आपको लग रहा है कि सिलेबस आ जाएगा। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बेफिक्र कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हम आपको जानकारी दे देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज। प्लीज़ इस चैनल पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइब कर देने से हमें अंदर से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलती है।